नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल बमराड़ा विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आज की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 5 हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है रिमझिम उसके अध्याय 1 राग की रस्सी भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। आज के कक्षा में हमारे जो चर्चा बिंदु रहेंगे वो रहेंगे पाठ का मुखर वाचन। जो पाठ है उसको पाठ को हम पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों और मुहावरों आदि का सरल अर्थ। इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए होंगे और कुछ मुहावरे भी आए हैं कहीं पर, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उनके क्या अर्थ है और जो हमारा दैनिक जीवन है उनमें उन मुहावरों का कैसे प्रयोग किया जाता है। साथ ही पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर हम बातचीत करेंगे। जितने भी अभ्यास प्रश्न आए हुए होंगे उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। तो यहां पर एक शब्द आया है लोक कथा। तो लोक कथा क्या होती है? लोक कथा का अर्थ होता है कि जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर जो लोक कथाएं होती हैं, मतलब वहां पर जो प्रचलित कथाएं हैं उस परिवेश से संबंधित उनको हम लोक कथाएं कहते हैं। तो उन कथाओं को समझने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है, वहां कैसी जलवायु है, वहां पर रहन सहन कैसा है, लोग कैसे हैं, वहां पर खाने पीने का क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं और वहां पर संस्कृति कैसी है उन लोगों की, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे वो शादियां करते हैं, कैसे वो अपने जो फेस्टिवल्स हैं उनको मनाते हैं। इस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। तो जो ये कहानी है, जो ये अध्याय है हमारा राग की रस्सी, यह कहां से संबंधित है? ये है संबंधित तिब्बत से, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? दुनिया की छत। कभी आपके पास सामान्य ज्ञान में कोई प्रश्न आया होगा जिसमें आपने ये देखा होगा कि दुनिया की छत किसको बोलते हैं, किस जगह को दुनिया की छत बोलते हैं? तो उसका जो उत्तर है वो है तिब्बत, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। कहां स्थित है ये? बहुत ऊंचे पठार पर। अब ये पठार क्या है? पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। मतलब पहाड़ से तो वो क्या है, पहाड़ से तो वो थोड़ा सा नीचा है, लेकिन मैदान से थोड़ा सा क्या है, वो ऊपर होता है। तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक शब्द आया था लोक कथा। तो लोक कथा को बोलते हैं जन समुदाय में प्रचलित कथाएं। जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर जो समुदाय है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं, वहां पर जो प्रचलित कथाएं होती हैं उन कथाओं को हम क्या कहते हैं? लोक कथाएं कहते हैं। जैसे कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ उत्तराखंड में कौन सी लोक कथाएं हैं? जैसे वीर माधो सिंह भंडारी, ऐसी लोक कथाएं हमारे पास हैं। फिर एक शब्द आया है संस्कृति। संस्कृति क्या होता है? किसी समाज में कई वर्षों से व्याप्त संस्कार, भाषा, पहनावा, भोजन, कला, दर्शन, आस्था एवं लोगों के व्यवहार का समग्र रूप। मतलब हम क्या पहनते हैं, हम कैसी भाषा बोलते हैं, हम कैसा भोजन करते हैं, हमारे कैसी आस्थाएं हैं, हम किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इस सब से जो मिलकर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। एक शब्द और आया यहाँ पे इलाका। इलाका का मतलब होता है स्थान या जगह। मतलब जैसे आप किसी गांव में रहते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि आप उस इलाके के निवासी हैं, आप किसी गांव के निवासी हैं, तो उस गांव को हम क्या बोल सकते हैं? इलाका बोल सकते हैं। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। अब उत्तराखंड में हम रहते हैं तो उत्तराखंड में क्या है? हिमालय पर्वत की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो जो पठार हैं उन पठारों पे क्या है? हिमालय पर्वत के जो कुछ हिस्सा है वो इन पठारों के ऊपर खड़ा है। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं। अब ये जो पहाड़ हैं, ये जो खड़े पहाड़ हैं, इनमें इनकी क्या है? कुछ खासियत है। ये कैसे कैसे रंग के हैं? भूरे हैं, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ये विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं, इन रंगों की ये पहाड़ियां हैं। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं।
आप जब भी आप ड्राइंग करते हैं, जब भी आप कोई चित्रकारी करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसमें अपने मन से क्या करते हैं, सुंदर सुंदर रंग भर देते हैं। इसी प्रकार के सुंदर सुंदर रंगों से ये पहाड़ भी बने हुए हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। अब क्या है यहाँ पर, ये जो पहाड़ है इनमें तरह तरह की मिट्टियां हैं। अब क्योंकि उनके रंग अलग अलग हैं, तो जो उनपे जो मिट्टी होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग रंगों की होगी, और खनिज पदार्थ है। ठीक है। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। अब क्या है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो कभी क्या होती है, वहां पर सूरज की रोशनी तेज पड़ती है, कभी रोशनी क्या होती है, घटती है, कम पड़ती है। तो उसके पड़ने से जो पहाड़ हैं वो अनोखे रंगों में चमक उठते हैं, क्योंकि उनके रंग ही पहले से भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी आदि हैं। तो जैसे ही उनपे सूरज की जो किरणें हैं वो कम या ज्यादा पड़ती हैं, तो वो जो पहाड़ है वो अनोखे रंगों में क्या होते हैं, चमक उठते हैं। तो एक शब्द आया यहाँ पर, हिस्सा। तो हिस्से का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे हमने बोला कि भाई आप रोटी का आधा टुकड़ा अपने छोटे भाई को दे दो, तो आप टुकड़ा उसको बोल सकते हैं, या आप उसे हिस्सा भी बोल सकते हैं। दूसरा है खासियत। खासियत का मतलब होता है विशेषता। विशेषता आप में जैसे कोई खास खासियत हो सकती है, आपकी कोई विशेषता हो सकती है, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो सकती है, आप गणित में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप हिंदी में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, विशेषता है या खासियत है। मनचाहा। मनचाहा का मतलब होता है मनपसंद, जो आप अपने मनपसंद से कुछ करना चाहते हैं। माना आपके अध्यापिका ने आपको कहा कि भाई आप इसमें क्या कर दीजिए, मनचाहा रंग भर दीजिए, मतलब आप अपनी मनपसंद से इसमें कोई रंग भर दीजिए अपनी चित्रकारी में। फिर है पदार्थ। पदार्थ का मतलब होता है वस्तु। जैसे यहाँ पर शब्द आया है खनिज पदार्थ, तो इसका मतलब होता है वो क्या है, कोई वस्तु है। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। मतलब नमी का मतलब होता है, अगर हम नमी को अंग्रेजी में जानना चाहे तो वो होता है मॉइस्चर। नमी मतलब उसमें हल्का हल्का क्या होता रहता है, पानी रहता है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। अब यहाँ पर क्या होती है, क्योंकि हवा में नमी बहुत कम है, तो बरसात भी बहुत कम होती है और बर्फबारी भी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा नहीं होते। अब क्या है, वहां पर जो मौसम है वो खुश्क है, सूखा हुआ मौसम है, क्योंकि हवा जो है उसमें नमी नहीं है, तो इसलिए पेड़ पौधे भी बहुत अधिक नहीं होते। क्योंकि पेड़ पौधों को होने के लिए क्या चाहिए होता है, नमी चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहां घने जंगल पाए जाते हैं। तो जो पूर्वी हिस्सा है तिब्बत का, वहां पर जैसे हम अपने राज्य की बात करें तो हमारा राज्य भारत के कहां पर है, कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में है। तो वैसे ही तिब्बत के पूर्वी भाग में क्या है, घने जंगल है। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली रेतीली है, कहीं लाल पीली, तो कहीं काली। तो किन किन प्रकार की वहां पर मिट्टियां हैं, लाल है, पीली है, और कहीं पर क्या है, काली है। और जो ज्यादातर मिट्टी है वहां पर वो कैसी है, रेतीली है। क्योंकि वहां पर जब बर्फबारी ही नहीं होती, वहां पर बरसात कम होती है, तो इसलिए वहां की जो मिट्टी है वो भी क्या हो गई है, रेतीली हो गई है। तो एक शब्द आया है यहाँ पर खुश्क। खुश्क का मतलब होता है सूखा हुआ, या रूखा भी आप उसको बोल सकते हैं, या उसे सूखा बोल सकते हैं। मतलब जब भी हवा चलती है तो बहुत ही सूखी हवा चलती है, मतलब उस हवा में क्या नहीं है, नमी नहीं है। दूसरा आया है घना, जो पास पास हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई वहां पर क्या है, वहां पर बहुत घना जंगल है। आपके गांव के पास भी बहुत घने जंगल हो सकते हैं। तो घने का मतलब होता है कि जहां पर पेड़ क्या है, बहुत ही ज्यादा ज्यादा पास हैं। तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, घना कहते हैं। फिर एक और शब्द आया है दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है कठिनता से प्राप्त होने वाला। जैसे यहाँ पर आया है कि पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में पाई जाती हैं। दुर्लभ किस्मों का मतलब है कि ऐसे कोई जीव या ऐसी कोई पेड़ पौधे, ऐसे कोई पौधे जो कि अब बहुत मुश्किल से क्या होते हैं, हमको मिलते हैं। जैसे कस्तूरी मृग है उत्तराखंड में। तो कस्तूरी मृग क्या है, बहुत ही दुर्लभ किस्म का एक जानवर है, जो कि बहुत कम जगहों पर ही पाया जाता है। तो उसको कहते हैं हम दुर्लभ, अर्थात कठिनता से प्राप्त होने वाला। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं वहां पर, लगभग 1500 झीलें हैं। झीलों का मतलब क्या होता है, झील मतलब ऐसी कोई पानी वाली जगह जहां पर कि एक तो होता है तालाब, तालाब में भी क्या होता है, पानी स्टोर रहता है। तालाब में पानी रुका हुआ होता है, जैसे बारिश आई, बारिश के बाद वहां पर पानी रुक गया। तो वैसे ही तालाब से बड़ी होती है झील। और झील क्या होता है, तालाब
तो बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन जो झील होती है वो ज्यादा गहरी होती है तालाब से। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। अब क्या होता है कि वहां पर पहाड़ों पे जो बर्फ है, वहां पर बर्फ गलती है और उस बर्फ के गलने से वो क्या होता है, झीलें बन जाती हैं। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है, तो हो सकता है कि आपने सुना होगा इस झील का नाम मानसरोवर। ये हमारा एक तीर्थ स्थान भी है मानसरोवर। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो क्या है, या तो उसका नाम है सांगपो और उसी का नाम है ब्रह्मपुत्र। काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। कैसा प्रदेश है ये, बहुत ही ठंडा, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है। यहां की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो। अब आप कल्पना कीजिए कि आप फ्रिज के अंदर बैठे हैं और ऊपर से तेज हवा भी चल रही हो, तो सोचिए कि आपको कितना ठंडा लगेगा। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप फ्रिज का जो दरवाजा है उसको खोलते हैं तो वहां से कैसी हवा आती है, ठंडी हवा आती है। तो अगर आपको उस फ्रिज के अंदर बैठा दिया जाए और ऊपर से तेज हवा चले तो कितना ठंडा लगेगा। तो ऐसा ही जो मौसम है वो कहाँ का है, तिब्बत का है। इसीलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। जैसे सर्दियों का मौसम होता है तो सर्दियों के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, तो सर्दियों के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे हम स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। वैसे ही जो तिब्बत है वहां पर क्योंकि हमेशा ठंड रहती है, इसलिए वहां पर जो लोग हैं वो हमेशा कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। हमेशा, हमेशा का मतलब होता है सदैव या रोज, मतलब वो हमेशा ही क्या करते हैं, लगभग वो रोज ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या है, कारीगरी उन्होंने की गई है। देखिए यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, ये कारीगरी करी हुई है। तो उनके जो घर बनाने की कारीगरी क्या है वो बहुत ही अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। अब यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए जो ज्यादातर जो घर होते हैं वो काय के बने हुए होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। तो पहले के जो लोगों ने जो घर बनाए हुए थे वो काय के बने हुए थे, लकड़ी। लेकिन अब वो इन चीजों का प्रयोग करने लगे हैं, वो पत्थरों के भी बनाने लगे हैं, मिट्टी के बनाने लगे हैं और सीमेंट के बनाने लगे हैं। आप अपने घर के आसपास भी देखिएगा कि आपके आसपास जो घर हैं वो किन किन चीजों से बने हुए, क्या वो भी इन पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के बने हुए हैं या किसी और चीज से बने हुए हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। अब देखिए वहां पर जो सूरज की रोशनी है, सूरज की वहां पर बहुत अधिक क्या है, ठंड है। तो इसके लिए जब भी सूरज आता है तो वो चाहते हैं कि उनके घर के अंदर सूरज की क्या हुए, ढेर सारी रोशनी पड़े, जिससे कि वहां पर जो सीलन है या जो ठंड है वो ठंड क्या हो सके, कम हो सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी हुई होती हैं। अब वहां पर क्या है, भूकंप की भी क्या है, वहां पर भूकंप भी आते रहते हैं, इसलिए भूकंप से बचाव के लिए वो जो दीवारें बनाते हैं वो अंदर की तरफ थोड़ी सी क्या होती हैं, झुकी हुई होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। हो सकता है कि आपने अपने हमारे आसपास में या जो सामान्य ज्ञान की जो पुस्तकें हैं उनमें इस जगह का नाम पढ़ा होगा, लहासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। अब आपके पास सामान्य ज्ञान में कोई प्रश्न होगा कहीं पर, तो वहां पर आप देखिएगा कि सबसे ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, सबसे ऊंचा दुनिया का कौन सा शहर है, तो वो कौन सा है, लहासा। और कहां पर है ये, तिब्बत में है, और जिसकी ऊंचाई है 3650 मीटर समुद्र तल से। कपड़े तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर क्या है, कपड़े और खाने पीने की बहुत अधिक चीजें मिलती हैं, तो इसलिए वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो लहासा जो शहर है उसको तिब्बत का दिल माना जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि भारत का दिल कौन सा प्रदेश है, तो क्या आपको पता है कि भारत का दिल कौन सा प्रदेश है, तो भारत का दिल माना जाता है मध्य प्रदेश को, जिसकी राजधानी है भोपाल। तो जैसे भारत का दिल मध्य प्रदेश है, वैसे ही तिब्बतियों का दिल या तिब्बत का दिल क्या है, लहासा शहर है। एक शब्द आया कारीगरी। कारीगरी का अर्थ होता है शिल्प कौशल। शिल्प कौशल मतलब आप लकड़ी पर कुछ अच्छी अच्छी कारीगरी करते हैं,
आप दीवारों पे कुछ अच्छी अच्छी कारीगरी करते हैं, उसको बोलते हैं हम शिल्प कौशल। बहुमंजिला, बहुमंजिला का अर्थ होता है अनेक मंजिलों वाला। जैसे कि आपके घर है, घर माना 2 मंजिल का है, 3 मंजिल का है, 4 मंजिल का है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जो जिसमें बहुत सारी मंजिलें हैं उसको हम बोल सकते हैं कि वह एक क्या है, बहुमंजिला इमारत है या बहुमंजिला भवन है। अब देखिए, नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फूदोरजे, ये क्या है? अब आप सोचिए कि क्या होंगे, क्या है ये? नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फूदोरजे, कोई खाने की चीज या घूमने की जगहों के नाम। अब ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या ये कोई खाने की चीजें हैं या कोई जगहों के नाम है जहां पर हम घूमने के लिए जा सकते हैं? जी नहीं, ये है तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। अब तिब्बत में जो नाम होते हैं, जैसे अब आप जहां पर बैठे हुए हैं या आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर बच्चों के कुछ नाम हो सकते हैं, वहां पर बच्चों के नाम हो सकते हैं अमन, आरती, ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं। वैसे ही तिब्बत में बच्चों के ये नाम है, नाइमा, डावा, मिगमार, ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। तो ये जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं वो नाम क्या होते हैं, वहां पर शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मतलब जो बच्चा रविवार को जन्म लेता है उस बच्चे को क्या नाम दे देते हैं, वो बोल देते हैं कि इस बच्चे का नाम क्या है, नाइमा है। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। अब जैसे आपको पता ही है कि रविवार, तो रविवार में क्या आ रहा है, रवि। रवि का मतलब क्या होता है, रवि का मतलब होता है सूरज। सूरज का जो पर्यायवाची है वो है रवि। तो रविवार को यह माना जाता है कि हम किसकी पूजा करते हैं, किस देवता की पूजा करते हैं, तो हम पूजा करते हैं सूरज देवता की। तो तिब्बत में भी ये माना जाता है कि अगर हमने बच्चे को नाम दिया है नाइमा, तो वो क्या है, वो सूरज से क्या लेता है, वो सूरज का ही एक नाम है नाइमा। तो जब जब भी उसका नाम पुकारा जाएगा, जब जब मतलब वो क्या करेंगे, नाइमा नाम पुकारेंगे, तो उसकी शक्ति क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। अब उन्होंने रविवार को जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम रखा नाइमा, और सोमवार को जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम रखा उन्होंने डावा। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। अब जो डावा जो नाम है वो लड़के का भी रखा जा सकता है और लड़की का भी रखा जा सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के 2 मतलब होते हैं। डावा के यहाँ पे 2 मतलब हैं, देखिए क्या है, एक तो है सोमवार और एक है चांद। तो 2 मतलब हो गए डावा के, एक तो है सोमवार और दूसरा है चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। अब जो तिब्बत में जिस देवता की पूजा की जाती है, जिस भगवान की पूजा की जाती है, वो कौन है, भगवान बुद्ध, जो विष्णु के स्वरूप हैं, उनकी वहां पर पूजा की जाती है, महात्मा बुद्ध की। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। अब दोलमा जो नाम है ये महात्मा बुद्ध का ही क्या है, एक नाम है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। यह बुद्ध के स्त्री रूप, तो महात्मा बुद्ध के यहाँ पर लिखा गया है कि महात्मा बुद्ध के स्त्री पुरुष के जो रूप हैं दोनों, उनके जो नाम है उसके आधार पर भी वहां पर बच्चों के नामकरण किए जाते हैं, बच्चों के नाम रखे जाते हैं। तो ये जो नाम है दोलमा, यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही एक तिब्बती नाम है। अब हमारे पास यहाँ पर एक चर्चा प्रश्न है, नाम दो। कहानी में लोनपो गार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। तब आपने जो अध्याय है राख की रस्सी, उसमें लोनपो गार के बेटे थे और एक वो लड़की भी थी जिससे उसने क्या ली थी, मदद ली थी। तो लोनपो गार के बेटे को पूरे अध्याय में, पूरी पाठ में कहीं पर भी कोई नाम नहीं दिया गया है, और जो वो लड़की थी जिसने उसकी मदद की थी उसका भी कोई नाम नहीं दिया गया है। तो ये काम किसने करना है, ये काम आपने करना है। हमने तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में अभी जाना। तो अभी हमने तिब्बत में जो बच्चों के नाम होते थे, जैसे डोलमा और डावा, इन नामों के बारे में अभी चर्चा की थी। तो उसके आधार पर मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। तो एक तो था लोनपो गार का बेटा और एक थी वो लड़की जिसने की मदद की थी लोनपो गार के बेटे की।
तो अब हमने इन दोनों को कोई नाम देना है। तो अब इस नामों में से देख लेते हैं कि इनको क्या नाम दिए जा सकते हैं। तो अब आप अपनी विकल्प के अनुसार आप अपनी मनपसंद के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इनके नाम लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी, जो डावा जो नाम है वो लड़के का भी हो सकता है और लड़की का भी हो सकता है। और एक नाम है डोलमा, जो कि महात्मा बुद्ध के स्त्री स्वरूप का नाम है। तो लड़की का नाम हम रख देंगे क्या, डोलमा। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो लड़की का नाम हमने रख दिया डोलमा और बेटे का नाम हमने रख दिया डावा। तो लोनपोगार के जो बेटे हैं उनका नाम हो गया डावा और जो लड़की है उसका नाम हमने रख दिया है डोलमा। अब है बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरीके से कह सकती हो। ठीक है, तो अब यहां पर हमने जो अध्याय है, जो राग की रस्सी, उस राग की रस्सी में से ही हमने क्या किया है, कुछ जो वाक्य थे उन वाक्यों को सीधे सीधे उठा लिया है। जैसे कि वाक्य में हमने पढ़ा था, चैन से जिंदगी चल रही थी। किसकी जिंदगी चल रही थी? चैन से मंत्री जी की। ठीक है, तो मंत्री जी की चैन से जिंदगी चल रही थी, इसका अर्थ क्या है कि उनकी जिंदगी क्या हो रही थी, आराम से कट रही थी। दूसरा है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। किसको किसको नहीं छूके गई थी होशियारी? जी हाँ, होशियारी किसको नहीं छूके गई थी? डावा को, जिसका नाम अभी हमने क्या रखा, डावा रखा, जो कि मंत्री जी के बेटे थे। इसका मतलब क्या है कि होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, तो इसका मतलब है कि वह होशियार नहीं था, वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। फिर है, मैं इसका हल निकाल देती हूं। ये किसने कहा था, मैं इसका हल निकाल देती हूं? तो ये कहा था किसने? उस लड़की ने कहा था जिसने किसकी किसकी मदद की थी? मंत्री जी के बेटे की। तो मैं इसका हल निकाल देती हूं। तो इसका हल निकालने का मतलब क्या होता है कि मैं जो आपकी समस्या है उसका समाधान निकाल देती हूं, मैं इसका कोई उपाय बता देती हूं। फिर है, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। किसकी चालाकी धरी रह गई? जी हाँ, मंत्री जी की चालाकी धरी रह गई थी, क्योंकि लड़की ने वो काम कर दिखाया था जो कि वो सोच रहे थे कि वो नहीं कर पाएगी। अर्थात जो राग की रस्सी बनाने का जो चैलेंज लड़की को दिया था उन्होंने, वो चैलेंज उसने क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था, और वो राग की रस्सी वो बनाकर उसने दिखाई थी। तो इसका अर्थ है कि उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, का मतलब है कि उनकी चालाकी काम नहीं आई। ठीक है, अब है कि लोनपोगार का बेटा बहुत होशियार नहीं था। जैसे हमने जो कहानी थी उस कहानी में ये पढ़ाई है कि जो लोनपोगार का जो बेटा था, मंत्री जी का जो बेटा था, वो बिल्कुल भी क्या था, होशियार नहीं था। तो होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? तो आप खुद सोचिए कि होशियार और चालाक दो अलग अलग जो शब्द हैं, इनमें क्या अंतर है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? तो बताइए, आप सोचिए क्या हो सकता है इसका जवाब। तो इसका जवाब हो सकता है कि होशियारी से का जो मतलब होता है वो होता है समझदार होना, जबकि चालाक का जो अर्थ है वो होता है चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरों के काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है, ठीक है, कि अपना काम निकल जाए और तो उसके बाद मैं यहां से निकल जाऊंगा, तो वो अपना काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालाक कहते हैं। ठीक है, और वही जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसे हम क्या कहते हैं, होशियार कहते हैं। तो चालाकी को आप नकारात्मक अर्थ में ले सकते हैं और जो होशियार है, होशियार को हम सकारात्मक अर्थ में ले सकते हैं। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। अब भोला का अर्थ क्या होता है? भोला का अर्थ होता है सीधा साधा होना, जो बहुत ही क्या है, शरीफ है, जिसे हम शरीफ भी बोलते हैं। और दूसरा होता है बुद्धू। बुद्धू का मतलब होता है बेवकूफ, मतलब जिसे छोटी छोटी बातों की भी समझ नहीं होती। अब एक दूसरा प्रश्न है कि लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? तो क्या कहेंगे हम लड़की को? तो लड़की को हम क्या कहेंगे, बुद्धिमान। बुद्धिमान कहेंगे हम लड़की को। क्यों? क्योंकि उसने बुद्धि के बल पर उस समस्या का भी समाधान ढूंढ लिया जो कि मंत्री जी सोच रहे थे कि इस समस्या का कोई समाधान है ही नहीं। अर्थात राग की रस्सी कोई भी बना ही नहीं पाएगा, मंत्री जी ने यह सोचा था, लेकिन उस लड़की ने अपनी बुद्धिमानी से वो सब करके दिखाया, वो राग की रस्सी को बनाकर दिखाया। अब है शहर की तरफ।
गेहूं और जौ अनाज होते हैं। अब देखिए, आपके पता ही है कि आप जो आटा खाते हो कैसे बनता है, गेहूं से बनता है। तो गेहूं और जौ अनाज होते हैं, और ये तीनों शब्द क्या है, संज्ञा है। गेहूं, जौ और अनाज, ये तीनों शब्द क्या है, संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं। ठीक है, गेहूं हो सकते हैं, जौ हो सकते हैं, और आपके घर में कई और प्रकार के क्या हो सकते हैं, और अनाज भी हो सकते हैं। धान हो सकता है, ठीक है, मक्का हो सकता है। ये सारी क्या है, अनाजों के अलग अलग किस्मों के नाम हैं। इसलिए ये दोनों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो गेहूं और जौ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अनाज, अनाज भी एक संज्ञा है, लेकिन ये किस प्रकार की संज्ञा है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम, अब जैसे पुस्तक का नाम है रिमझिम, पुस्तक का नाम भी रिमझिम है, और बारिश को भी हम क्या बोलते हैं, रिमझिम बारिश। रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। यहां पर जो रिमझिम का जो प्रयोग किया गया है वो पुस्तक के नाम के लिए किया गया है, इसलिए ये रिमझिम कैसी संज्ञा है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि पाठ्य पुस्तक, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें देखिए, आप कक्षा 5 के छात्र हैं, तो आपके पास कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं, 5 पाठ्य पुस्तकें हैं। तो जाति तो हो गई पाठ्य पुस्तक, और उसकी जो व्यक्ति है, मतलब उसके प्रकार, जो उसके प्रकार होंगे, कितने प्रकार की आपके पास पाठ्य पुस्तकें हैं, 5। रिमझिम है, फिर गणित की आपके पास एक पाठ्य पुस्तक है, आपके पास आसपास की पास पाठ्य पुस्तक है, अंग्रेजी की एक पाठ्य पुस्तक है, और संस्कृत की भी एक पाठ्य पुस्तक है। तो ये क्या हो गई, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा तो हो गई आपकी पाठ्य पुस्तक, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई वो जो उनके प्रकार हैं, जो 5 प्रकार की आपके पास पाठ्य पुस्तकें हैं। तुम शेर, मैं सवा शेर। अब देखते हैं कि क्या है यहाँ पर, तुम शेर और मैं सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। अब जब हमने आज की कक्षा शुरू की थी, तो वहां पर हमने कहा था कि हम मुहावरों के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ये है एक मुहावरा जिसे लिखा गया है यहाँ पर, लोहा मान गई। अब इसका कुछ अर्थ होता होगा लोहा मान गई, वो अभी देखते हैं कि क्या है। थाना सचमुच नहले पर दहला। अब यहाँ पर क्या है, फिर एक दूसरा मुहावरा आया है, नहले पर दहला। अब देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये मुहावरा, इसका कुछ ना कुछ अर्थ है, लेकिन अर्थ किससे मिलता जुलता है, वो है वाक्य के अंदर की जहां पर वो चीजें लिखी हुई हैं। थाना सचमुच नहले पे दहला, तुम्हें भी यही करना होगा, मतलब आपको भी यही करना है। जैसे कि उस लड़की ने अपनी बुद्धिमानी से उस समस्या का समाधान निकाला, वैसे ही आपने भी यही करना है। तो ये गेम है, तो देखते हैं कि ये गेम हमको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे खेलना है। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो। ठीक है, तो आपने कोई ऐसा काम ढूंढना है जिसमें कि कुछ सूझबूझ की जरूरत हो, उसे कागज में लिखो, और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डब्बे में डाल दो। मतलब हर एक बच्चे को वो काम एक कागज में लिख लेना है और एक डब्बे में डाल देना है। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे में से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। ठीक है, तो हर एक बच्चे ने कोई समस्या लिखी हुई है, और अब हर एक बच्चे ने एक पर्ची उसमें से उठानी है। तो हो सकता है कि बच्चे के पास किसी दूसरे बच्चे की पर्ची आएगी, मतलब किसी दूसरे बच्चे की समस्या आएगी, तो उसका उपाय आपने ढूंढना है। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। आपने अकबर और बीरबल की कहानियां पढ़ी हैं, जिसमें बीरबल क्या है, एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे अकबर के। तो वो उस कक्षा का क्या कहलाएगा, बीरबल कहलाएगा। मतलब आपने सबसे पहले उसमें अपनी समस्याएं रखनी है, और जो बच्चा सबसे अधिक जवाब उस समस्या के निकाल पाएगा वो आपकी कक्षा का बीरबल कहलाएगा। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ ये वाला गेम खेलेंगे। तो अब यहाँ पर एक मुहावरा आया था, लोहा मान गए। लोहा मान गए का मतलब है कि प्रभाव स्वीकार करना। तो उस लड़की का जो प्रभाव था वो स्वीकार कर लिया था किसने, मंत्री जी ने उस लड़की का प्रभाव स्वीकार कर लिया था, मतलब वो उसका लोहा मान गए थे। तो दूसरा मुहावरा आया है, नहले पर दहला। नहले पर दहला का अर्थ है कि करारा जवाब देना। मतलब कि उसने क्या कर दिया कि जो भी उन्होंने समस्या दी थी, उन्होंने तुरंत ही उसका जवाब अपनी बुद्धिमानी से निकाला उस लड़की ने। तो वो उसने क्या किया, नहले पर दहला। तो आज का जो पाठ था, जो भी हमने चर्चा की, उस पर आधारित कुछ प्रश्न है, जो प्रश्न आपको घर में अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो क्या है पहला प्रश्न, नीचे दी गई जातिवाचक संज्ञाओं के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखिए। आज का जो पाठ था उसमें हमने चर्चा की थी 2 प्रकार की संज्ञाओं के बारे में, जिसमें हमने बात की थी जातिवाचक संज्ञा के बारे में
और दूसरी हमने बात की थी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो अब आपको क्या करना है, उसमें से हमने क्या क्या, धातु। अब धातुएं क्या क्या होती हैं, जैसे कि लोहा होता है, स्टील होता है, इस प्रकार की धातुओं के आपको इस यहाँ पर नाम लिखने हैं। भोजन, हमारे पास भोजन किस किस प्रकार का होता है, जैसे हमारे पास चावल होता है, हमारे पास रोटी होती है, हमारे पास दालें होती हैं, तो ये सारे क्या है, भोजन है। तो इन भोजनों के जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर है शहर, तो शहरों के आपके पास विभिन्न विभिन्न प्रकार के नाम हैं, तो जिन शहरों के भी आपको नाम आते हैं उन शहरों के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। वो सारे ही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। फिर है वेशभूषा, तो वेशभूषा में हमारे पास क्या होता है, वेशभूषा में हमारे पास कमीज है, हमारे पास पैंट है, हमारे पास स्वेटर है, तो ये सारे ही क्या हो जाएंगे, वेशभूषा के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। वेशभूषा तो क्या हो गई, वेशभूषा आपकी जातिवाचक संज्ञा है, जबकि आपको इसके प्रकार लिखने हैं, इसके प्रकार अर्थात वो सारे ही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जौ एक तरह का अनाज है, जैसे कि हमने चर्चा की थी, जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो जौ के क्या है, कई सारे प्रयोग हैं। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। अब आप क्या करेंगे, आप घर जाएंगे और अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने चाचा चाची, जो भी आपके घर में जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और विभिन्न प्रकार के अनाजों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। हमने यहाँ पर जो स्थान छोड़े हुए हैं वो 6 स्थान छोड़े हुए हैं, अर्थात आपको कम से कम 6 अनाजों के नाम अपने उत्तर पुस्तिका में लिख के लाने हैं। आप अधिक भी लिख सकते हैं अगर आपको अधिक पता चलते हैं तो आज का जो पाठ था उसमें हमने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। आज हमने पाठ का मुखर वाचन किया, मतलब हमने पाठ को पढ़ा और उसके अर्थ को समझा, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों और मुहावरों आदि का सरल अर्थ समझा। जैसे कि एक मुहावरा आया था, नहले पर दहला। उसके बाद हमने पाठ पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न थे उन पर भी बातचीत की। तो आशा करता हूं कि आज के पाठ में की गई चर्चा को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं इसी क्रम में हिंदी की अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।